प्यारे दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में। दोस्तों आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 के पार्ट 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ आनंद यादव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो आइए हम इनको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है वह चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। सब हमें मीटर में दिए हुए हैं। ये हमें क्षेत्रफल दिया गया है। अब हमें आयताकार भूखंड की चौड़ाई और लंबाई पता करनी होगी। इसमें दिया नहीं गया है तो इसे हम मानेंगे, लिख लेंगे कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई और आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर, इनको हम मानेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया था कि जो क्षेत्र की लंबाई है वह चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई बराबर यदि हम x मानेंगे तो चौड़ाई का 2 गुना हुआ 2x और 2x से एक अधिक है, दुगने से एक अधिक है। तो इसमें हम +1 कर देंगे, ये एक अधिक हो गया। और ये जो हमें दी गई हैं ये मीटर में दी गई हैं, ये लंबाई चौड़ाई मीटर में दी गई हैं। और फिर दोस्तों देखेंगे कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है वह है 528 मीटर स्क्वायर, इतना लिख लेंगे। फिर दोस्तों लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर दोस्तों आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, 528 लिखने के बाद बराबर लिख देंगे। लंबाई गुणे चौड़ाई दिया गया है तो हमें लंबाई दिया हुआ है 2x + 1 और गुणे में दिया गया है x, तो ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे x। ओके दोस्तों, यहाँ पर फिर से लिख देंगे 528 बराबर, यहाँ पर है 2x + 1 ब्रैकेट के बाहर है x, तो इसकी हम ब्रैकेट्स के गुणा करा देंगे, इस पद की इससे, इसकी पद से इससे। ठीक, 2x की x से गुणा कराने पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 की x से गुणा कराने पर x हो जाएगा यहाँ पर। फिर दोस्तों इस साइड में इन पदों को भेज देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, ये इधर जब आएगा तो माइनस में आ जाएगा। इस पद को इधर लाने पर ये बराबर के इधर था, बराबर के इधर आने पर माइनस का हो जाएगा, तो 528 हो जाएगा यहाँ पर, जो कि हमारा आंसर निकलेगा। क्योंकि दोस्तों हमें क्वेश्चन ने बताया था कि शुरुआत में ही बताया गया था निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर मैंने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया, द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ पर निरूपित कर दिया। बस इतना ही हमें सॉल्व करना है, ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 दिया गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। प्रश्न में बताया गया है क्रमागत पूर्णांक,
क्रमागत पूर्णांक तो हम मानेंगे, दो क्रमागत पूर्णांकों को मानेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि माना पहला पूर्णांक बराबर x मान लेंगे। अब दोस्तों क्रमागत पूर्णांक बोला गया है, इसीलिए जो दूसरा पूर्णांक होगा लिखेंगे, इसीलिए जो दूसरा क्रमागत पूर्णांक है, दूसरा क्रमागत पूर्णांक वह x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्रम से बोला गया है, पूर्णांकों को क्रम से बोला गया है। तो ये पहला पूर्णांक x हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा। अब दोस्तों फिर प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार में दोस्तों बोला गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो दोनों संख्याओं का लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 306 है। और दोनों संख्याओं का गुणनफल जो मतलब दोनों संख्याएं जो है उनको लिख देंगे, x है और गुणनफल बोला गया है ना, तो इधर लिख देंगे, ये दूसरी संख्या ब्रैकेट में लिख देंगे, x प्लस 1 बराबर है 306। गुणा करा देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा बराबर 306 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस x ब्रैकेट के इधर मतलब बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 306 बराबर के 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो चुका है। मैंने द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिख दिया है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है दोस्तों, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। दोस्तों इन क्वेश्चंस में है क्या कि जो क्वेश्चन नंबर 2 में पहली लाइन लिखी थी कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, तो हमें इन क्वेश्चंस में जो स्थितियां दी गई हैं उनसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। बस क्वेश्चन उसको हमें सॉल्व नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। आप चाहे तो कर सकते हैं, बट हमें द्विघात समीकरण निकल आए हमारा, बस उतने पे ही क्वेश्चन को छोड़ देना होता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया था, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर रोहन और उसकी माता की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, और लेकिन वर्तमान आयु दी नहीं है गई है, तो हमें ज्ञात करना है। तो इसीलिए हम उसी को मानेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु और उसकी माता की वर्तमान आयु लिखेंगे। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर तथा रोहन की माता की वर्तमान आयु बराबर। तो यहाँ रोहन की वर्तमान आयु जो होगी उसे हम x मान लेंगे। क्या मानेंगे? x। और रोहन की माता की वर्तमान आयु जो होगी, यहाँ उसके पीछे वर्ष लिख देंगे, x वर्ष, ठीक। और रोहन की माता की वर्तमान आयु जो होगी वो x प्लस 26 वर्ष होगी। क्यों? क्योंकि उसकी माता जो है x रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं। तो रोहन की वर्तमान आयु जब x हुई तो उसकी माता की वर्तमान आयु इसकी वर्तमान आयु में यदि हम 26 वर्ष जोड़ दें तो हो जाएगी। तो x प्लस 26 लिख देंगे वर्ष, क्योंकि दोस्तों हमें कोई क्लियर तो दिया नहीं गया है कि इतनी वर्तमान आयु है, हम डायरेक्टली लिख देंगे कि रोहन की 12 उसकी माता की इतनी, ये तो है नहीं। हमें इसी प्रकार इसको मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इस यहाँ पर मैंने x वर्ष लिख दिया और 26 वर्ष बड़ी है तो x में मतलब उसकी वर्तमान आयु में 26 और जोड़ दिया, उसकी वर्तमान आयु उसकी माता की निकल आई। अब दोस्तों प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे। प्रश्नानुसार अब प्रश्न में दिया गया है कि उनकी आयु का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद लिखेंगे, 3 वर्ष बाद रोहन की
आयु बराबर जो हो जाएगी वह x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों रोहन की वर्तमान आयु x है और 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 3 जोड़ देंगे 3 साल और वो उसकी 3 वर्ष बाद की आयु निकल आएगी। जैसे कि दोस्तों आप लोगों की वर्तमान आयु 16 है, 16 और 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 16 3 19। आपकी वर्तमान वो जो 3 वर्ष बाद आयु होगी वह 19 हो जाएगी। ओके, तो अब उसकी जो माता की है वो 3 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी? देखिए 3 वर्ष बाद रोहन की माता की आयु बराबर उस और रोहन की माता की आयु थी x प्लस 26 और 3 वर्ष बाद तो हो जाएगी +3 और उसमें जोड़ देंगे, तो ये बराबर हो जाएगी टोटल x प्लस 29 वर्ष, x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी। ओके, तो अब हम इसको लिख सकते हैं किस प्रकार? 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, 3 वर्ष बाद का उनकी आयु का गुणनफल, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु का जो होगा वो x3 होगा और 3 वर्ष बाद उसकी माँ का x प्लस 29 हो जाएगा। तो अब इनका गुणनफल 360 बराबर हम इस प्रकार लिखेंगे। देखिए कि रोहन की आयु गुणे रोहन की माता की आयु बराबर 360। ओके दोस्तों, रोहन की आयु है x प्लस 3 और रोहन की माता की आयु है x प्लस 29 बराबर है 360। अब दोस्तों हम इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट से गुणा करा देंगे। x की x से गुणा कराएंगे तो आएगा x², x की 29 से गुणा कराएंगे तो आएगा 29x। अब 3 की x से गुणा कराएंगे तो 3x आएगा और 3 की 29 से गुणा कराएंगे तो 87 आ जाएगा, बराबर आएगा 360। ये दोस्तों मैंने किस प्रकार किया? x की x से, x की 29 से, 3 की x से, 3 की 29 से, निशान समय प्लस ही लगना था। ओके, तो अब देखेंगे x² प्लस 29 और 3 ये मिलाकर 32 हो जाएगा, तो यहाँ पर 32x लिख देंगे। प्लस का 87 है और ये ब्रैकेट बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 360 बराबर 0। ओके, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर देंगे कि x² प्लस 32x और यहाँ पर जो बचेगा 360 में से 87 घटा देंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 273। क्यों? क्योंकि ये माइनस का बड़ा था और इसमें से घटेगा तो ये इतना ही बचेगा माइनस का सब, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे बराबर। यही हमारा आंसर। इसे मैंने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। इसके आगे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन ही इतना ही पूछा था। ओके, यही मैंने आपको बताया था कि आपको द्विघात समीकरण बनाना है, न कि उनकी आयु सब ये बवाल हमें नहीं ज्ञात करना है। जितना क्वेश्चन ने पूछा है उतना ही हमें सॉल्व कर देना है बस। आई होप दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है दोस्तों, रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। ओके, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है चल। इसकी चाल कम करने पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा से
इसकी चाल कम करने पर लिखेंगे चाल कम करने पर इसकी चाल जो बचेगी वह बचेगी x-8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी समान चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा से हमें इसकी कम करनी है। बोला था क्वेश्चन ने 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती तो मैंने चाल कम कर दी तो बची x-8। ओके, अब प्रथम शर्तानुसार देखेंगे। प्रथम शर्त ने कहा था कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो इसको इस प्रकार लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। ओके, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे समय बराबर दूरी थी 480 किलोमीटर और चाल थी हमारी समान चाल मैंने मानी थी x हो गई। समय बराबर 480 सॉरी दोस्तों 480 बटे x हो गया। फिर द्वितीय शर्त से देखेंगे। द्वितीय शर्त में फिर उसी प्रकार लिख देंगे समय बराबर दूरी 480 ही रहेगी। फिर उसने बोला 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम x-8 मैंने कर दिया था यहाँ पर ये x-8। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी लिख देंगे। तो दो शर्तों से ये हमारा बन गया। अब प्रश्नानुसार देखेंगे दोस्तों। प्रश्नानुसार कि एक बार लिखेंगे 480 बट्टे x-8 फिर -480 बट्टे x बराबर 3। प्रश्न ने बोला कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती। एक बार बोला 480 किलोमीटर समान चाल से समान चाल हमारी x थी तो यहाँ 480 बट्टे x। फिर यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती तो यहाँ पर मैंने 480 बट्टे x-8 लिख दिया। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, बराबर मैंने 3 लिख दिया। ओके, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों में 480 है तो 480 को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 1 बट्टे x-8 और यहाँ पर बचेगा 1 बट्टे x। फिर बराबर 3 लिख देते हैं। 3 एकम 3 और 160 बार ये कट जाएगा। 3 एकम 3 यहाँ बचा 3 छंग 6 18 और यहाँ पर 0 160 आ गया। तो अब दोस्तों इसको इस प्रकार लिखेंगे। ये जो पद हैं इनको इस प्रकार लिखेंगे 160 बट्टे एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा x और x-8। ठीक, फिर तिरछे गुणा करा देंगे। x एकम x माइनस कहे तो -x-8 एकम x-8 और बराबर का 1। फिर दोस्तों 160 बट्टे देखिए यहाँ पर बट्टे में इसकी गुणा कराएंगे x स्क्वायर हो जाएगा। x की x से x स्क्वायर हो जाएगा -8x हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा ये यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख देंगे। ये जो दोस्तों था ये ब्रैकेट में था तो यहाँ पर पहला x तो प्लस में रहेगा और दूसरा यहाँ पर माइनस में तो माइनस में लिख देंगे। फिर माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी ब्रैकेट खोल लेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। देखिए ये x माइनस x लिख गया, फिर माइनस माइनस प्लस होकर प्लस का 8 लिख जाएगा। ये प्लस माइनस कट जाएगा, बराबर इधर 1 बचेगा। फिर दोस्तों क्या बचेगा देखिए यहाँ पर बच्चा 8 और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1। इधर ये गुणे में था, इधर आकर बट्टे में आ जाएगा तो 160 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या करेंगे,
इसकी हम तिरछी गुणा करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 8x बराबर 160 की 8 से गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 1280। फिर क्या करेंगे, इधर देखिए x² माइनस 8x और इधर भेज देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 1280 बराबर 0। फिर वही द्विघात समीकरण बन गया, इतने पर ही छोड़ देंगे दोस्तों, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद हमारी यह एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि पसंद आई है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।